चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पे बैठो सुल्तान मत चूके चौहान। 11वीं सदी की इतिहास की ये रोमांचकारी घटना पृथ्वीराज रासो में मिलती है। वो पृथ्वीराज रासो जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र और कवि चंद बरदाई ने लिखी थी। और उस घटना को चंद बरदाई इस रोमांचकारी अंदाज में लिखते हैं जिसे पढ़कर हर एक भारतीय का अपने इतिहास को देखने के नजरिए से गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। मोहम्मद गौरी, तराइन का दूसरा युद्ध और पृथ्वीराज चौहान। 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी जो लुटेरा था वो भारत आता है, पृथ्वीराज चौहान से मात खाता है और वापस गजनी चला जाता है। 1192 में मोहम्मद गौरी फिर से भारत आता है और इस बार पृथ्वीराज चौहान को धोखा देकर हरा देता है। जयचंद भी निकलकर सामने आते हैं। पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा होता है, पृथ्वीराज चौहान की युद्ध में हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लेता है मोहम्मद गौरी। इसके बाद चंद बरदाई इस घटना को लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जो शब्द बाण की कला थी उसे देखने के लिए मोहम्मद गौरी एक आयोजन करता है और कहता है कि तुम्हें मारने से पहले मैं ये शब्द बाण की कला देखना चाहता हूं, जिसमें आंखों में पट्टी बांधी जाती है और उसके बाद बाण चलाए जाते हैं। इतिहास में अलग अलग किताबों में इसका जिक्र है और कहा गया कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें चुनवा ली थी और फिर कहा कि अब बाण चलाओ। और जब पृथ्वीराज चौहान इस कला का प्रदर्शन करने के लिए सामने आते हैं तो चंद बरदाई उनसे कहते हैं, और इस कहावत में, इस कविता में 4 पंक्तियों की पृथ्वीराज चौहान को चंद बरदाई बताते हैं कि मोहम्मद गौरी कहां बैठा हुआ है, कितनी चौड़ाई पर बैठा हुआ है, कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है और उसे कैसे मानना होगा। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पे बैठो सुल्तान मत चूके चौहान। बड़ी रोमांचकारी घटना थी इतिहास की वो। बावजूद इसके पृथ्वीराज चौहान की आंखें नहीं थी, उन्होंने बाण चलाया और कई जगह उल्लेख आता है कि मोहम्मद गौरी की मौत हो गई थी। लेकिन बावजूद इसके जब हम हमारी स्कूलों की किताबें उठाएंगे और इतिहास के पन्ने पलटाएंगे तो हमें पृथ्वीराज चौहान महान शासकों में नहीं बताया जाएगा। हमें बताया गया कि महान तो सम्राट अकबर था, महान तो मुगल शासक अकबर था। क्यों? क्योंकि अकबर ने इस तरह से अपने इतिहास को आगे बढ़ाया। क्यों अकबर को महान बताया गया, इसके पीछे आज भी तर्क चलता है, ये किसी को नहीं पता। 2-4 बातें लाकर दे दी गई। अकबर एक सहिष्णु था, अकबर सभी धर्मों को सम्मान देता था, अकबर ने सभी धर्मों के लिए एक धर्म भी चलाया था जिसका नाम था दीन-ए इलाही। अकबर कभी भी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं करता था। अकबर के दरबार में जो नौरत्न थे अकबर के, उनमें तानसेन जैसे संगीतज्ञ थे, बीरबल जैसे बुद्धि के चतुर चालाक व्यक्ति थे। ऐसी तमाम कहानियां सुनाई गईं। लेकिन अब 64 साल बाद भारत के सामने भारत का असली इतिहास निकलकर सामने आया है। एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की एक नई किताब आई है जिसे लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अब बड़े ही सबसे पहले तो अचरज की बात है कि बवाल किस बात पर मचा हुआ है, यह बात आप समझिए। बवाल इस बात पर मचा हुआ है कि एनसीईआरटी की इस नई किताब में अकबर को महान नहीं बताया गया। चलिए एक बात समझ में आती है कि अगर आप चंद्रगुप्त को या अशोक को या महाराणा प्रताप को या छत्रपति महाराज शिवाजी को महान नहीं बताते तो ये देश आक्रोशित होता, ये लाजमी था। लेकिन आज इस बात पर बवाल मच रहा है कि इस किताब में अकबर को महान नहीं बल्कि क्रूर बताया गया है। इस किताब में मुगलों को महान नहीं बल्कि मुगलों के अत्याचारों की जो असलियत है वो दिखा दी गई है। और अब इस असलियत से पूरे देश का एक जो कुनबा है, जो वामपंथी कुनबा है, जिसे हमेशा से भारत के शौर्य की, भारत के असली इतिहास की कहानियों से, असली इतिहास के तथ्यों से चिढ़ थी, नफरत थी, आज वो पूरा वर्ग इस पूरी किताब के विरोध में उतर आया है। 8वीं कक्षा की ये किताब है, सोशल साइंस की किताब है और इस किताब का नाम मैं आपको बता देता हूं। इसकी जो पृष्ठभूमि निकल कर आई है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी
इंडिया एंड बियॉन्ड। इसमें जो भारत की मध्यकाल का इतिहास है उनकी तमाम घटनाओं का जिक्र हुआ है। अब आपको मैंने जो पहली 11वीं शताब्दी की घटना बताई, 11वीं सदी की, पृथ्वीराज चौहान की 1192 का तराइन का युद्ध, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को धोखा देकर हराते हैं और इसके बाद पहला जो मुस्लिम शासक था उसकी भारत में जीत होती है। और इसके बाद 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो जाकर दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और दिल्ली सल्तनत के बाद खिलजी वंश, गुलाम वंश, ये तमाम चलते रहते हैं और इसके बाद फिर जाकर शुरुआत होती है बाबर के साथ मुगलों की। और इस तरह अंग्रेजों के आगमन तक मुगलों का शासन भारत में रहा। बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि जब हम मध्यकाल का इतिहास पढ़ते हैं, किताबों में हमारे पढ़ाया जाता है 6वीं से लेकर 12वीं तक, जो भारत के युवा हैं, और मैं खुद पढ़कर आया हूं और मुझे कभी जिक्र नहीं मिला। मैंने मध्यकाल के इतिहास में बाबर से लेकर अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, तमाम का इतिहास पढ़ा। मैंने मोहम्मद गौरी का इतिहास पढ़ा, लेकिन बहुत कम मैंने इतिहास पढ़ा छत्रपति महाराज शिवाजी का, महाराणा प्रताप का, संभाजी महाराज का। बहुत कम इतिहास पढ़ने के लिए मिला। राजस्थान के राजपूतों का इतिहास, मेवाड़ के राजाओं का इतिहास बेहद कम पढ़ने मिला। और ये बात कभी हमारे जहन में भी नहीं आई कि भाई ये जो पूरा मध्यकाल था, क्या इस पूरे मध्यकाल को मुगलों ने डोमिनेट किया? क्या इस पूरे मध्यकाल में भारत में कोई सपूत नहीं हुए? भारत में कोई शौर्य की गाथाएं नहीं हुई? भारत के राजाओं की कोई कहानियां नहीं थी? लेकिन हमें किताबों में कभी नहीं पढ़ाई गई। एनसीईआरटी का जो गठन था ये 1961 में हुआ था। तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अब आपको मैं पूरी कहानी बताऊंगा कि अकबर के महान बनने की जो पूरी कहानी लिखी गई, दरअसल वो कैसे लिखी गई। वो कहानी असलियत तो कभी नहीं थी, वो कहानी सच कभी नहीं थी। आज भी सवाल हो रहा है। अब आज पूछा जा रहा है कि भाई एनसीईआरटी जो आज 64 सालों से ये पढ़ाता रहा कि अकबर महान था, मुगलों ने कई अच्छे काम किए, शाहजहां को प्रेम का पूरा एक बहुत बड़ा बादशाह बता दिया गया कि भैया उसने तो ताजमहल बनवाया, बड़ी बड़ी बातें उसके लिए लिख दी गई, गाथाएं लिख दी गई उसके लिए मोहब्बत की। अकबर को महान बताया गया कि भाई अकबर ने तो राजपूतों की बेटी जोधा से शादी की थी, उनके साथ प्रेम में थे, वो हिंदुओं जैसा व्यवहार करते थे, हिंदुओं के साथ समान व्यवहार रखते थे, दीन इलाही उन्होंने चलाया। ये कहानियां पढ़ा दी गई। ये कहानियां आखिर क्यों पढ़ाई गई 64 साल तक? और आज अगर इतिहास बदला गया तो इतिहास बदला क्यों गया ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस किताब में क्या लिखा है 8वीं कक्षा की, जिसे लेकर पूरे देश में आज एक जो विशेष कुनबा है, उस विशेष कुनबा का आज मानो खून सा सूख गया है। उस विशेष कुनबा का आज मतलब जो उनका पूरा एक कुनबा है, आज वो ये सोच रहा है कि हमारा हमसे इतिहास छीना जा रहा है। बड़ी मुझे तो अचरज लग रहा है कि भाई अगर ये इतिहास में परिवर्तन लाया गया तो भारत में तकलीफ क्यों हो रही है लोगों को। तो ये जो किताब है इसमें क्या पढ़ाया गया, देखिए मैं आपको बता देता हूँ नए परिवर्तन क्या करके हैं। मेरे पास किताब के कुछ पन्ने ही हैं जिन्हें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या लिखा है। देखिए जो नई पुस्तक है एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की, उसमें यह बताया गया है कि जो खिलजी वंश का संस्थापक था अलाउद्दीन खिलजी, जो बादशाह था खिलजी वंश का, उसका जो जनरल था मलिक कफूर, उसने भारत के मंदिरों को लूटा, भारत में मंदिरों को जाकर वहां पर खंडित किया। उसने श्रीरंगम, नदुरै, चिदम्बरम और रामेश्वरम जैसे कई केंद्रों पर हमला किया। इस नई किताब में यह पढ़ाया गया। इस नई किताब में यह पढ़ाया गया कि सल्तनत काल में बौद्ध, जैन और हिंदुओं के मंदिरों में पवित्र या पूजनीय प्रतिमाओं पर कई हमले किए गए। जबकि आप इससे पहले की जो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते थे उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाया गया है। उसमें मोहम्मद खिलजी की बहादुरी दिखाई गई, उसमें तमाम चीजें दिखाई गई हैं, ऐसी चीजें नहीं दिखाई गई हैं। अब आप देखिए कि इसी किताब में अगला जो परिवर्तन आया है वो क्या बदलाव आया है। इस किताब में बताया गया कि जो मुगलों का जजिया कर था, इस जजिया कर के पीछे की मंशा ही थी हिंदुओं को मुस्लिमों में परिवर्तित करना, यानी कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करना। यह विशेष कर था जो सिर्फ गैर मुस्लिमों पर लगता था, और एक प्रकार से ये आपको लालच दी जाती थी कि अगर आप मुस्लिम बन जाएंगे तो आपके ऊपर ये कर
नहीं लगेगा। ये इसमें बताया गया है नई एनसीईआरटी में। लेकिन जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें ये बताया जाता था कि भाई ये भूमि के जो तमाम कर थे उसी की तरह ये एक और नया कर था। ये इसमें बताया गया है। नई एनसीईआरटी में कुछ और बताया गया है। अब एक और चीज देखिए, बाबर के बारे में क्या बताया गया है। बाबर के बारे में बताया गया है कि बाबर की आत्मकथा में बाबर को सुसंस्कृत और बौद्धिक व्यक्ति बताया गया है, लेकिन वह एक क्रूर और निर्दयी विजेता भी था। यह नई एनसीईआरटी लिख रही है। इसमें लिखा है कि जिसमें शहरों की पूरी आबादी कत्लेआम करने का काम बाबर ने किया था। शहरों के शहर को बाबर ने हिंदुओं को मिटा दिया था। यह बाबर के बारे में इस नई एनसीईआरटी में सच को उजागर किया गया है। इसमें बताया गया कि बाबर महिलाओं को और बच्चों को भी अपना गुलाम बनाता था। गुलामी ना करने पर उनका कत्लेआम करवा दिया जाता था। लूटे गए शहरों को बाबर अपने पास उनका लूट का पूरा माल रख लेता था। साथ ही कत्ल किए गए लोगों की खोपड़ियों की मीनारें बनवाने का उसे शौक था और वो इस पर गर्व किया करता था। यह बाबर के बारे में इस नई एनसीईआरटी में जो सच है उसे सामने लाया गया है। जबकि पुरानी किताब में बाबर को पैतृक सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, यह बताया गया। काबुल और फिर दिल्ली में आगरा पर कब्जा कर लिया था, यह बताया गया। इस तरह से बाबर के बारे में बताया गया था। अब जो सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है अकबर के बारे में। अकबर के बारे में तो हम पढ़ते आ रहे हैं, अकबर महान थे। अकबर बड़े ही इमोशनल थे, भावुक प्रवृत्ति के शासक थे। जो नहीं बताया गया वो ये कि भाई 25 साल की उम्र में अकबर ने 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया था। अकबर यह ऐलान करता था कि जो काफिर हैं उनका कत्लेआम कर दिया जाए। काफिरों से इतनी नफरत थी, यानी कि काफिर कौन? गैर मुस्लिम, हिंदू। भारत में तो हिंदू रहते थे। हिंदुओं के प्रति यह अकबर का रवैया था। अकबर को लेकर यह कहानी मढ़ी जाती है कि अकबर को राजपूत की जो बेटी थी जोधा, उसके साथ प्रेम था। यह फिल्मों में भी दिखाया गया। असलियत कुछ और थी। असलियत यह बताई जाती है कि भैया कभी जोधा के साथ अकबर का विवाह हुआ ही नहीं था, जबकि उसका भाई अकबर के दरबार में उसे छोड़कर चला गया था। ये बातें बताई गई हैं। और आपको बताता हूं मैं इसमें क्या बताया गया है। अब एक बात आपको खास तौर पर बताता हूं अकबर के बारे में, जो पुरानी एनसीईआरटी में नहीं बताई गई थी। ये बात अकबर को लेकर एक इतिहासकार हैं जो बताते हैं, शेखावत, कि महान शब्द का जो इस्तेमाल अकबर के लिए किया गया था वो पहली बार एक पुर्तगाली पादरी ने किया था। अकबर के लिए महान शब्द का इस्तेमाल। अकबर इतना क्रूर था कि आत्मसमर्पण करने वाले लोगों को भी वो नहीं बख्शता था। यह अकबर की क्रूरता थी जो एक अलग इतिहासकार ने बताया है। और उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, अकबर एक ऐसा शासक था जिसे काफिरों का कत्लेआम देखना बड़ा उत्साही लगता था, उसे बड़ा मजा आता था। लेकिन कहानियां कुछ और पढ़ाई गई। अकबर एक महान शासक था। अकबर के दरबार में हिंदुओं को सम्मान मिलता था, तानसेन को सम्मान मिलता था, बीरबल को सम्मान मिलता था। इस तरह की बातें बताई गई। ये बात सच है कि अकबर के दरबार में बीरबल और तानसेन जैसे लोग थे, लेकिन इसके बावजूद अकबर की क्रूरता की कहानियां कम नहीं है। अकबर ने कहा गया कि भैया दीन इलाही धर्म चलाया। जब अकबर सभी धर्मों को मानता था तो फिर उसे दीन इलाही धर्म चलाने की जरूरत क्यों थी? इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। अब सवाल आता है कि इतना बड़ा बदलाव इतिहास के साथ क्यों किया गया? अगर इतिहास ये था तो हमें कुछ और क्यों पढ़ाया गया? अगर अकबर क्रूर था तो हमें अकबर महान क्यों पढ़ाया गया? ये बात किसी को समझ में नहीं आती है। यह सवाल बार बार हर किसी के जहन में आकर अटक जाता है कि धोखा किसने किया? भारत में ही तो थे हम, किताबें तो भारत में ही छपी ना। तो इतिहास को गलत तरीके से क्यों परोसा गया? इस चीज का आपको जवाब मिलेगा जब मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा। मेरे पास लिस्ट है भारत के उन तमाम शिक्षा मंत्रियों की जो आजादी के बाद भारत में शिक्षा मंत्री के तौर पर पदस्थ हुए। पहला नाम क्या है आपको अपने आप समझ में आएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये 15 अगस्त 1947 से 22 जनवरी 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अब आपको बताता हूं भारत के जो तीसरे शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे। वो थे हुमायूं कबीर। 1 सितंबर 1963 से 21 नवंबर 1963 तक ये भारत के शिक्षा मंत्री थे। इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद 1966 से 1967 तक आप भारत के शिक्षा मंत्री थे। इसके बाद एस नरूल हसन 24 मार्च 72 से 77 तक भारत के शिक्षा मंत्री थे। अब जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा कि भारत के शिक्षा मंत्रियों में जहां मुस्लिम जो शिक्षा मंत्री थे वो ज्यादा थे,
कैसे भला वो भारत के इतिहास के साथ न्याय कर सकते थे? कैसे भारत के जो वामपंथी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इतिहास को अपने नजरिए से भारत की जनता के सामने, भारत के बच्चों के सामने, विद्यार्थियों के सामने पेश किया? जहां पर अकबर को महान बताया गया, मुगलों की तारीफ की गई, अंग्रेजों को बताया गया कि अंग्रेज भारत में डेवलपमेंट करते थे, अंग्रेज भारत की शिक्षा को मजबूत करते थे, इस तरह की बातें दी गई। ना सिर्फ अंग्रेजों के लिए बल्कि यहां पर आपके मुगलों के लिए भी बड़े बड़े कसीदे पढ़े गए। कभी अशोक के सामने महान नहीं लगाया गया। चंद्रगुप्त दूसरी शताब्दी में आए। चंद्रगुप्त वो पहले भारत के सम्राट थे जिन्होंने अखंड भारत की संकल्पना की थी, चाणक्य के साथ मिलकर। मगध साम्राज्य को उन्होंने अलग किया था, लेकिन चंद्रगुप्त के लिए कभी महान जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। चंद्रगुप्त की कहानियां आज के बच्चों को पता भी नहीं होंगी कि कैसे एक गुलाम से चंद्रगुप्त भारत के सम्राट तक का सफर तय करते हैं। यह चंद्रगुप्त के बारे में नहीं बताया गया। वो अशोक सम्राट जिन्होंने कत्लेआम देखकर अपनी तलवार रख दी, अशोक को महान नहीं बताया गया। महान जाकर 15वीं शताब्दी में आए अकबर को बताया गया, और क्यों बताया गया उसके पीछे ये पूरी फहरिस्त है। आज बदलाव क्यों आ रहा है? क्योंकि आज जो सरकारें आई हैं उन्होंने तय किया कि हम भारत को उसके असली इतिहास की तस्वीर बताएंगे। हम इतिहास को उस नजरिए से बताएंगे जिस नजरिए से भारतीय को भारतीय होने पर गर्व हो। हम इतिहास को उस नजरिए से नहीं बताएंगे जहां पर औरंगजेब को महान बता दिया जाता है और छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को कमतर बताया जाता है। आज जब सरकारें इस तरह की आई तो इतिहास में बदलाव भी आ रहा है, और यह बदलाव जब आ रहा है तो उन वामपंथियों की आज जुबान कहीं ना कहीं लड़खड़ा रही है, जो पिछले कई दशकों से अकबर को महान बताने पर गर्व से सीना अपना चौड़ा किया करते थे। आज उन्हें लग रहा है कि हमारा इतिहास जो हमने वर्षों तक भारत की जनता के बीच में परोसा, आज इस झूठ को कहीं ना कहीं उकेरने का काम शुरू कर दिया गया है। और आने वाले दिनों में हो सकता है अकबर और अकबर के पहले जो तमाम भारत में इतिहास लिखे गए, जहां भारतीय शासकों को निम्न स्तर का बताया गया, बाहरी जो मुस्लिम शासक आए थे उन्हें महान बताया गया, तमाम जो सच हैं वो धीरे धीरे एनसीईआरटी और तमाम इतिहास की किताबों में भी निकलकर सामने आ सकते हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।